दिख रही है सभी को? जी मैम। देखिए, ये तो सिंपल मैंने पढ़ दिया था, एक बार और पढ़ लेते हैं, फिर हॉट फुट बात का जो साइंटिफिक एप्लीकेशन है उसको ढंग से लिख लेंगे प्रैक्टिकल में। तो इसको मैं 2 मिनट में पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए कि आपके सिलेबस में ये क्या क्या वेरिएशंस लिखे हुए हैं। आई थिंक अभी दिख रहा है स्क्रीन सभी को? हाँ। पाद स्नान 2 प्रकार का होता है, शीतल और उष्ण। इसके लिए पिंडली या इससे अधिक गहरे पानी में 1 से 3 तक खड़ा रहा जाता है। रोग की अवस्था में शीतल पाद स्नान रक्त को सिर और सीने से नीचे उतारने का कार्य करता है, शीतल पाद स्नान। पर जब रोगी कुछ कारणों से पूर्ण या अर्ध स्नान सहन नहीं कर पाता तो इस प्रकार के स्नान का प्रयोग करते हैं। क्योंकि आपको बताया हमने, स्नान का पर्पस ब्लड सर्कुलेशन को तेज करना है सिर्फ। तो अगर हमको ब्लड सर्कुलेशन अंदर का अच्छा ही करना है तो हम कोई भी और टेक्निक से व्यक्ति को स्नान के लाभ दे सकते हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति में इस स्नान से शरीर में ताजगी आती है, शक्ति बढ़ती है, दिन भर के काम के बाद इस स्नान से थकान दूर होती है, विश्राम से अच्छी नींद आती है। तो मात्र 3 मिनट ठंडे पानी में पैरों को डालना है। ये एकदम वैसा है जैसे बहुत थकान से कोई व्यक्ति बाहर से आता है और आप दरवाजे पर उसके पैर धुलवाते हो, तो ताजे पानी से ही धुलवाते हैं। उष्ण पाद स्नान पढ़ते हैं। इस स्नान को कई तरीके से करते हैं। 1 मुट्ठी भर नमक और 2 मुट्ठी कंडे की राख 88 से 90 डिग्री गर्म पानी में मिला देते हैं और तब लगभग 12 से 15 मिनट तक पाद स्नान करते हैं। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट वाले पाद स्नान के बाद आधे मिनट का शीतल पाद स्नान देने से लाभकारी परिणाम प्राप्त होते हैं। निर्बलता, क्षीणता और आवश्यक उष्णता के अभाव होने के कारण शक्तिशाली और शीतल उपचार व प्रयोग बहुत कम प्रतिक्रिया होने या बिल्कुल न होने, रक्ताभाव के कारण जल के पर्याप्त उष्णता न उत्पन्न कर सकने की दशा में पाद स्नान समुचित रूप से लाभकारी होता है। यह पाद स्नान निर्बलों, अल्प रक्त वालों, औरतों के लिए रक्त संचालन की अस्त व्यस्तता, रक्त संकुलता, सिर और गर्दन के रोग में लाभकारी होता है। यह स्नान रक्त को खींचकर पैरों की ओर लाता है, और पर जिनके पैरों से पसीना निकलता उन्हें यह स्नान नहीं देना चाहिए। ये स्नान विषाक्त पदार्थों को घुलाकर बाहर निकाल देते हैं, शक्ति वृद्धि करते हैं। गठिया ऐसे भयानक रोगों में एक पाद स्नान के साथ भिगोई हुई पट्टी के प्रयोग से चंद घंटों में ही छुटकारा पाया जा सकता है। पैर के घाव, जख्मों में पैदा सड़न, संधिवात, तंग जूतों से हुआ घाव, पैरों की उंगलियों के बीच होने वाले गलने वाली क्रिया, चोट के जख्म आदि में यह लाभप्रद सिद्ध होता है। इसके साथ ही एक प्रकार का पाद स्नान जो तरल पदार्थ को रक्त के स्थान पर ठोस पदार्थ से किया जाता है। उष्ण रहते ही खमीर वाला अन्न पाद स्नान पात्रों में रख लेने के बाद उस पर पैर रखने से पैर सरलता से उस पदार्थ में प्रवेश हो जाते हैं और उसे स्वास्थ्यप्रद उष्णता में बड़ा लाभ मिलता है। इसकी अवधि 15 से 40 मिनट तक होती है। ये वात, संधिवात या इसी तरह के अन्य रोगों में लाभप्रद है। जो रोगी शिरास्फीत से ग्रस्त है उन्हें पाद स्नान में पानी पिंडली के आरंभ से ऊपर नहीं जाना चाहिए और उसका तापमान 88 फ़ारेनहाइट से ऊपर नहीं होना चाहिए। बिना किसी मिश्रण के पाद स्नान कभी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक का हम लोग आज प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लेते हैं। पाद स्नान लिखते हैं, इसको मैं बंद कर देती हूँ। लगभग मैं समझ गई हूँ, पर ये भी समझ लेंगे, पर जो हम पढ़ाना चाहते हैं वो भी कर लेंगे। अभी आवाज आ रही है? आगे लिखे हम लोग। ठीक है।
चले, पाद स्नान, हॉट फुट बाथ हम लोग लिखने वाले हैं, जो पहले भी कहा था। अब हॉट फुट बाथ का हिंदी लिखेंगे नीचे, पैरों का गरम नहान। और इसके लिए हम लिखेंगे आवश्यक उपकरण, क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। एक कुर्सी या स्टूल चाहिए। दूसरे नंबर पे एक बाल्टी चाहिए, एक बड़ी बाल्टी चाहिए। और तीसरे नंबर पे एक छोटी बाल्टी और मग चाहिए। चौथे नंबर पे एक छोटा हैंड टॉवेल, छोटा तौलिया चाहिए। पांचवें नंबर पे एक कंबल चाहिए और एक सूती चादर चाहिए। क्या क्या लिखा सरोज जी, बताइए एपरेटस में। मैम कुर्सी या स्टूल, जी बड़ी बाल्टी जी, छोटा तौलिया, चादर, इतना भी कंबल भी बोला था। हाँ, एक कंबल एक चादर, ठीक। एक कंबल एक चादर, एक छोटा तौलिया और एक बड़ी बाल्टी, एक छोटी बाल्टी, एक मग, ठीक, एक कुर्सी, ठीक है। अब क्या करना है, आवश्यक उपकरण हो गए। अब हम विधि लिखेंगे, ठीक है। विधि में आराम आराम से बोल रही हूँ, समझते जाएंगे। सबसे पहले हम 1/3 बाल्टी में गुनगुना पानी डालेंगे। 1/3 मतलब आपकी पिंडली तक भी नहीं आएगा, टखने से ऊपर थोड़ा पानी को रखेंगे और 1/3 पानी पहले रखेंगे। 1/3 बाल्टी को भरेंगे गुनगुने पानी से। हाथ से छू के देखेंगे जितना अपने को आराम से बर्दाश्त हो रहा है। गुनगुने पानी में पैर डालवा देंगे। सिर पे ताजा पानी स्प्लैश करके छोटी तौलिया भिगा के रख देंगे। पहले शरीर को बाल्टी सहित सूती चादर से लपेट देंगे, कंधे से लेके बाल्टी तक, कंधे से लेके बाल्टी तक को एक सूती चादर से लपेट देंगे, जिससे बाहर की हवा का प्रवेश ना हो। फिर उसके पश्चात कंबल को भी इसी प्रकार लपेट देंगे। या इसको दूसरी प्रकार से कैसे लिख सकते हैं कि पहले हमें मरीज को, यहां से लिखिए, पहले हमें मरीज को जिस कुर्सी पर बिठाना है उस कुर्सी पर पहले कंबल को फैला देंगे, फिर चादर को फैला देंगे, सूती चादर को, और फिर मरीज को बिठा देंगे। अभी मैं दिखाती हूं, लिख लीजिए कि कैसे, क्या कहना चाह रही हूं। अब कंधे से लेकर के पहले सूती चादर को लपेटेंगे कुछ इस तरह कि बाल्टी को वो ढक ले, बाल्टी अंदर ही आ जाए, और फिर कंबल को लपेट देंगे। अब सिर पे ताजा पानी डाल के छोटी तौलिया रख देंगे। व्यक्ति को पानी मौसम के अनुसार पिला देंगे, गुनगुना या ताजा, जैसी उसकी तासीर हो। कोई अम्ल पित्त का पेशेंट है तो हम उसको सादा पानी पिलाएंगे। बहुत ज्यादा गर्म है, गर्मी पड़ रही है, तो भी हम सादा पिलाएंगे। ठंडियों का वक्त है तो हम गुनगुना या गर्म पानी पिलाएंगे।
तो 1 ग्लास गर्म पानी पिलाएंगे। अब एक और बाल्टी में तेज गर्म पानी ले आएंगे और कंबल को, चादर को किनारे धीरे से हटा के हर 2-3 मिनट पे तेज गर्म पानी आहिस्ता से बढ़ा देंगे। हर 2-3 मिनट पे तेज गर्म पानी, जो एक और बाल्टी थी उसमें रखा था हमने, उसको मग से बिल्कुल किनारे बाल्टी से इस तरह से करेंगे कि व्यक्ति जले नहीं। ऐसा 15 से 20 मिनट तक करते जाएंगे। तत्पश्चात कंबल और चादर हटा देंगे, सिर से कपड़ा हटा देंगे और रोगी को, मरीज को नहाने को बोलेंगे, नहला देंगे। और अगर बहुत वो कमजोर है तो उसको स्पंज करने की सलाह देंगे। ताजे पानी से या नहा लेंगे या ताजे पानी से स्पंज करने की सलाह देंगे। जो चादर शरीर से लपेटी गई है उसको अच्छे से धो लेंगे और कंबल को धूप में डालेंगे। अब जो ये पैरों का गर्म नहान था, इसका ड्यूरेशन लिखिए। ड्यूरेशन मतलब समय अवधि कितनी होनी चाहिए, हाइडिंग लिखिए समय अवधि। गर्मियों में 10 मिनट, सर्दियों में 20 मिनट तक दिया जा सकता है। अब लिखिए इसके लाभ क्या क्या हैं। लाभ हेडिंग डालिए बेनिफिट्स। लाभ में लिखिए माइग्रेन, माइग्रेन में फायदेमंद है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में फायदेमंद है। कोल्ड एंड कफ में फायदेमंद है। कान में जो टिनिटस हो जाता है उसमें फायदेमंद है। जुखाम खांसी में फायदेमंद है। डिप्रेशन में फायदेमंद है। और किस में फायदेमंद है? घुटने के दर्द में फायदेमंद है। पिंडलियों के दर्द में फायदेमंद है। टखने के दर्द में फायदेमंद है। और पैरों के पंजों में किसी तरह का दर्द हो उसमें फायदेमंद है। मैम बुखार में? नहीं, बुखार में शरीर गर्म है तो हमें ठंडे पानी की चिकित्सा पे जाना चाहिए। आइडियली गर्म में पैर नहीं डालने चाहिए। ठंडे पानी में आप पेट पे पट्टी रखो, ठंडी माथे पर रखो, पिंडियों में रखो, या गीली सूती चादर पे लपेट पे जाओ, या स्पंज करो। ठीक है, तो ये हो गए लाभ। हानि क्या क्या है, कब नहीं देना चाहिए, कब ना दें। कहीं पर पैर में कटा हुआ खुला घाव हो तो ना दें हॉट फुट बाथ। विनोद जी, जो आपने पूछा है फीवर में, मलेरिया और निमोनिया में जब बुखार आता है और कांप रहा होता है शरीर, तब दे सकते हैं। थैंक यू मैम। हाँ, लिख लीजिए। फीवर में जब मलेरिया और निमोनिया से बुखार आया हो और शरीर कांप रहा हो ठंड से, तब दे सकते हैं। और तब मिट्टी की पट्टी वर्जित है, तब मिट्टी की पट्टी नहीं दे सकते।
ठीक है। तो ये क्योंकि देखिए शरीर खुद ही सिम्टम बता रहा है, फीवर तो है बट फीवर ठंड लग के आया है, तो हम ठंड का उपचार करेंगे कि हम गर्म पानी का यूज करेंगे। पर जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही हो वहां पे बुखार में और बुखार बढ़ जाएगा, शरीर तपने लग जाएगा, तो वो बॉडी के अगेंस्ट आपने काम किया। सर पे ठंडी पट्टी रख रहे ना कि बुखार सर पे ना चढ़े, उसके अगेंस्ट हम और बढ़ा देंगे टेम्परेचर को, तो नुकसानदायक है। ठीक है। अब हानियों में लिख दिया कि कटा हुआ घाव ना हो, दूसरा हानि क्या हो सकती है, अल्सर ना हो, उसको रिसेंट ऑपरेशन ना हुआ हो, और अल्सर के पेशेंट को नहीं दे सकते हॉट फुट बाथ। ठीक है। और एसिडिटी के पेशेंट को भी मना है, लेकिन मैं देती हूं क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल पेशेंट के लिए लोग आते हैं, तो उसमें हम पेट पे गीली पट्टी बांध देते हैं सूती, तो उससे हमको मतलब भर का रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है। तो अल्सर को नहीं देते हैं हम हॉट फुट बाथ, पर कहीं कहीं पर एसिडिटी जनरली सबको है और उसमें फिर रुक जाता है ट्रीटमेंट, तो एसिडिटी के पेशेंट पे हम पेट पर गीली पट्टी बांध के काम कर लेते हैं। ठीक है। अभी सावधानियां लिखेंगे। पानी मौसम के अनुकूल पिला करके ही ट्रीटमेंट देना चाहिए। चिकित्सा देने के पहले मौसम के अनुकूल पानी पिलाना चाहिए मरीज को, जरूरत पड़े तो बीच बीच में भी पिलाना चाहिए। खाने के 3 घंटे बाद ही चिकित्सा लेनी है, तुरंत बाद नहीं देनी है। ट्रीटमेंट के बाद जरूर से नहलाना है या स्पंज करना है। ठीक है। आई थिंक अभी सारे चीजें हो गई हैं। वीडियो उस दिन मैंने दिखाया था हॉट फुट बाथ का, शायद है ना, सभी ने देखा हुआ है। अब सब क्लियर हो गया है। इसमें वेरिएशंस लिख लीजिए जो आपके मैंने पढ़े हैं। हॉट फुट बाथ के साथ अगर हम ऑल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड बाथ दें, गरम ठंडा पाद स्नान, तो एक तो तरीका है कि गरम के बाद सिर्फ पाद ठंडे में पैर डलवा दीजिए। 15 मिनट 20 मिनट आपने गर्म में रखवाया तो 5 मिनट के लिए लास्ट में ठंडे पानी में पैर रखवा दीजिए, खून का दौरान नॉर्मल हो जाए, जो बहुत गर्म पैर थे वो भी नॉर्मल हो जाए। एक ये तरीका है, वो नहाने से हो जाते हैं। वैसे वेरिकोस वेन्स के केस में गरम ठंडा देना चाहिए और ठंडे से शुरू करना चाहिए। जितना वेरिएशन जहां हमने पढ़ा है और अप्लाई किया है, तो उसमें ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम करेंगे। तो वैसे हम क्या कर रहे हैं, गरम से स्टार्ट करते हैं, ठंडे पे खत्म करते हैं। अभी ये वाला जो स्टेप है ये ठंडे से स्टार्ट करेंगे और ठंडे पे ही खत्म करेंगे। तो ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम। जनरली हम लोग गरम ज्यादा करते हैं और ठंडे का एप्लीकेशन कम रखते हैं। वेरिकोस वेन्स के केस में ठंडे का एप्लीकेशन ज्यादा, गरम का कम। तो रेशियो बदल जाएगा, 3 मिनट ठंडा 1 मिनट गरम, 3 मिनट ठंडा 1 मिनट गरम, 3 मिनट ठंडा 1 मिनट गरम, और ठंडे पे खत्म कर देंगे। जी जी अनीता जी बताएं। तो ये अभी ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया। हाँ, शीतल पाद स्नान एनर्जी के लिए था, वो आपने पढ़ाई। सिर्फ शीतल पाद स्नान लिख लीजिए, 3 मिनट कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट तो ठंडे पानी में ही खड़े हो गए। और बहुत बार ऐसा होता है जब समुद्र के किनारे आप जाते हैं, लहरों पे जाते हैं, गंगा घाट पे जाते हैं, हाँ कहीं गए तो आप सिर्फ ठंडे पानी में पैर डालते हैं तो भी आपको अच्छा ऊर्जा महसूस होती है।
हॉट फुट बाथ में एक चीज छूट गई, वैज्ञानिक विश्लेषण छूट गया। उसमें लिख लीजिए विधि के बाद वैज्ञानिक विश्लेषण क्या है उसका। पैरों का गर्म नहान, चल तो सारा ही वही रहा है, लिख लीजिए वहीं पे वैज्ञानिक विश्लेषण। कुछ पूछते नहीं है आप लोग, कहना चाहिए ना। उसमें देखिए हमने बेडशीट पैक में साइंस समझाई है, तो इसकी क्या साइंस है, क्या हो रहा है पीछे से। जब हम पैरों को गर्म पानी में रखते हैं तो पैरों की आर्टरीज और वेन्स, रक्त वाहिकाएं गर्मी पाके फैल जाती हैं और लगातार गर्म पानी बढ़ाने से वो काफी फैल जाती हैं। लगातार फैलने से रक्त संचार तेजी से पैरों की तरफ आ जाता है। जिसके कारण सिर, छाती, कंधा, आंख, नाक, कान और हृदय, इन सभी में एकत्रित रक्त नीचे की तरफ चला जाता है। जिससे मरीज को इन सभी अंगों में सुधार महसूस होता है। घुटना, पिंडली, टखना और पंजा, ये गर्म पानी में स्वाभाविक रूप से पड़े रहने के कारण इनकी अपने आप में सिकाई होती है और यह स्वतः हील होते हैं। इनमें जो टॉक्सिन्स है कैपिलरीज फैलने के कारण निकल गया विषाक्त तत्व, और ऊपर एक्सेसिव था तो वो नीचे चला आया। इसीलिए जो लाभ आपने लिखे हैं वो ऐसे समझिए तो याद हो जाएंगे। जो भी लाभ लिखे यहां से चलिए, माथा, सिर भारी है, माइग्रेन है, हेडेक है, साइनोसाइटिस है, उसमें एक साइनस रह गया, साइनोसाइटिस है, कोल्ड एंड कफ है, कान में पेन है, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई है, हाई बीपी का पेशेंट आराम मिलता है, तुरंत आराम मिलता है हाई बीपी के पेशेंट को। पैरों को गर्म पानी में डलवाइए, सिर पे ठंडा पानी ताजा स्प्लैश कीजिए। कोल्ड एंड कफ कंजेशन किसी और विधि से जाता ही नहीं है, ठीक है। आप इसको करवाना शुरू करिए, 3 दिन में पेशेंट को आराम आता है। शुरू में हम लोग सुबह शाम करा सकते हैं 2 बार और फिर धीरे धीरे 1 बार, ठीक। अनिद्रा छूट गया लास्ट में, लाभ में अनिद्रा बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अनिद्रा लिख लीजिए, नींद नहीं आती है। साइनोसाइटिस छूट गया, ठीक, उसको ऐड कर लीजिए। फ्रोजन शोल्डर छूट गया, सर्वाइकल लिखवाया है मैंने। हाँ, तो चेस्ट ऐसे देख लीजिए कि चेस्ट से ऊपर जितना पार्ट है वो सब में फायदा होगा। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, बट अब देखो हार्ट से रिलेटेड दोनों बातें, एक लो बीपी और हाई बीपी। तो आप हमको समझाओ जरा कोई जना कि हम लो ब्लड प्रेशर में नहीं देंगे और हाई बीपी में देंगे, क्यों? मैम बीपी तो वैसे भी लो है और नीचे अगर रक्त का संचार नीचे की तरफ जाएगा तो फिर और ज्यादा लो हो जाएगा। वेरी गुड। तो ऐसे में हम लोग जल चिकित्सा की आगे की विधि है स्टीम बाथ, वो प्रेफर करते हैं। लो बीपी है तो स्टीम बाथ, और हाई बीपी वाले को स्टीम बाथ नहीं देते, और हाई बीपी है तो हॉट फुट बाथ, ठीक है। तो ये, और कंजेशन है, कफ है, निमोनिया है, इन सब में ये बहुत फायदेमंद है। और नीचे, घुटने से नीचे, क्योंकि हमने पानी में पैर डाला हुआ है, नमक डाला हुआ है, या आपके में ये जो खमीर लिखा हुआ है मैंने नहीं अप्लाई किया कभी, राख है, तो ये सब आपके, क्योंकि पैर डिप है तो जो ऑर्गन डिप है वो ऑलरेडी हील हो रहा है, तो वो अपने आप में फायदा करता है। ऑर्थराइटिस का पेशेंट, क्योंकि मसल अच्छी हो रही है, स्ट्रेंथ मिल रही है, इसलिए बहुत फायदा करता है ऑर्थराइटिस के पेशेंट को। प्लस भाप बन रही है, पूरा आपने लपेटा हुआ है, ठीक है, तो उसमें अपने आप में फायदेमंद है। तो ये पैरों का गर्म नहान था। इसका जो वेरिएशन हमने अपने क्लिनिक में निकाला धीरे धीरे पेशेंट ठीक करते करते,
वो ये था कि किसी भी पेशेंट को पहले हम हॉट फुट बाथ देंगे, स्टेप नंबर 1। दूसरा, हम चेस्ट और चेस्ट बैक पे सिकाई करेंगे। ये था जितना भी निमोनिया, कंजेशन, कोल्डन कफ के पेशेंट आते हैं, एस्थमेटिक, एस्थमा रह गया, एस्थमा लिख लीजिए बेनिफिट्स में। तो एस्थमा का पेशेंट जब आता है तो हम पहले हॉट फुट बाथ दिलाएंगे, फिर चेस्ट और चेस्ट बैक पे 10-10 मिनट गरम सिकाई देंगे। और वो गरम सिकाई कुछ ऐसी होती है कि गीली टॉवेल ली, निचोड़ी पानी से, और जब रखी उसके ऊपर गर्म पानी की थैली रख दी, तो 10 मिनट के लिए आपको वो चेस्ट में मतलब एल्वोलाई लेवल पे स्पैज्म रिलीज होने लगेगा, क्योंकि पहले तो आपने एक्सेसिव ब्लड को नीचे की तरफ फ्लो करवा दिया। पहले तो आपने जो हॉट फुट बाथ दिया तो एक्सेसिव ब्लड वैसे ही नीचे आ गया था। अब जब आप सिकाई करोगे तो माइन्यूट लेवल पे जो बचा हुआ कफ है वो गर्म पाके, पर्टिकुलर गर्म पाके रिलीज होने लगेगा, ठीक है। और ऐसा ही आपने चेस्ट बैक पे कर दिया, क्योंकि हो सकता है हार्ट आगे होने की वजह से आपको थोड़ा हैवीनेस लगे, तो आप गर्म से फ्रंट से इतनी तेज नहीं दे पाओगे जितना बैक से दे पाओगे। तो बैक पे भी करना है, फ्रंट पे भी करना है, और फिर आपको अच्छे तेल से, जो मेडिकेटेड तेल आपने बनाया है, मेनली लहसुन, सरसों के तेल में आपने बहुत सारी जड़ी बूटियां डाल के हम लोग बनाते हैं, या आप भी बना सकते हैं, वो बना के फिर उससे चेस्ट मसाज अंदर से बाहर की तरफ कराइए। पीठ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं स्पाइन की तरफ, उनको, और चेस्ट पे। तो एक्यू मसाज अगर टेक्निकल तरीके से अंदर से बाहर की तरफ की जाए तो बहुत सारे चेस्ट पे पॉइंट्स हैं जो एकदम कफ रिलीज करते हैं। ये दोनों तरफ से करनी है। और क्या करना है, स्टीम करा दीजिए, भाप दिलाई, और फिर नस से करा दिया। 2-2 ड्रॉप शतबिंदु तेल, अणु तेल डाल के पोटली से अजवाइन की सेक दिया। एकदम जुकाम, खांसी, छू मंतर, एस्थमा भी धीरे धीरे। तो इतना सा करना है। और अगर किसी का पेट नहीं ठीक है तो साथ में आप इसको पहले या बाद में पेट की मिट्टी की पट्टी, गर्म ठंडी सिकाई और एनिमा का सेट दे दीजिए। इतनी सारी बीमारियों पे एक साथ फायदा, क्योंकि घुटने वाला पेशेंट होगा, आप हॉट फुट बाथ दे रहे हैं, पर हॉट फुट बाथ के साथ फिर आपको पेट की चिकित्सा करनी पड़ेगी। कभी भी ऐसा ना करें कि एक चिकित्सा के बाद दूसरी चिकित्सा तुरंत दे दें। जैसे हॉट फुट बाथ दिया तो स्टीम बाथ तुरंत दे दें, नहीं। अगर आपको देना ही है तो हॉट फुट बाथ के साथ आप कमर की सिकाई, पेट पे मिट्टी की पट्टी, गर्म ठंडी सेक, एनिमा, ये सेट दे सकते हैं। पर कभी भी कोई बड़ा ट्रीटमेंट होलिस्टिक का वो नहीं देना चाहिए। जैसे हॉट फुट बाथ के साथ स्टीम बाथ नहीं देना चाहिए, हिप बाथ नहीं देना चाहिए, स्पाइनल बाथ नहीं देना चाहिए, बेडशीट पैक नहीं देना चाहिए। छोटे लेवल पे एप्लीकेशन किया जा सकता है। जैसे हॉट फुट बाथ के बाद अगर किसी को आर्थराइटिस है तो फुट एक्यूप्रेशर और घुटने का मसाज, पैरों का मसाज बेहतरीन रिजल्ट देगा। हॉट फुट बाथ के साथ किसी को माइग्रेन है तो हेड का एक्यूप्रेशर बेहतरीन रिजल्ट देगा। अब हॉट फुट बाथ भी दे रहे हैं और बेडशीट पैक भी दे रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, टाइम का वेस्टेज है। ठीक है। अभी किसी को, हाँ बताएं बताएं। जैसे किसी को मालिश करके, जैसे मानवेण तेल है या अन्य तेल से जिसकी मालिश करके स्टीम बाथ दे सकते हैं उसको तुरंत? हाँ दे सकते हैं, तुरंत दे सकते हैं, तुरंत दे सकते हैं, तुरंत नहला भी सकते हैं, ठीक है, स्टीम से निकाल। अभी हम लोग लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन था किसी का, मुझे पता नहीं वो जुड़ी है कि नहीं, और फिर हमने कहा था अगली बार डिस्कस कर लेंगे। वो डिस्कस कर लें, फिर मैं आगे पढ़ती हूँ आगे के प्रैक्टिकल के लिए। नहीं है कोई क्वेश्चन? नहीं है। चलिए फिर हम शेयर करते हैं आगे, अर्ध स्नान से आगे बढ़ते हैं। ये पैरों का समझ में आ गया, ठंडे पानी में डालेंगे,
तो भी इनडायरेक्टली यही हो रहा है कि अपर बॉडी से स्ट्रेस नीचे चला आता है और व्यक्ति को अच्छा लगता है। ये 3 मिनट के लिए इसलिए है कि एक और इसमें ठंडे की बात कर रहे हैं तो हेडिंग डालिए लेग गश, जो हमारे प्रैक्टिकल्स में है, इन किताब में नहीं है पर है इसी का वेरिएशन। लेग गश, लेग मतलब पाद प्रक्षालन, ठीक, पाद प्रक्षालन। इसमें क्या करते हैं कि 2 मिनट के लिए, मात्र 2 मिनट के लिए हम पाइप से या मग से पिंडलियों से नीचे, घुटने से नीचे पानी डालते हैं। कंटिन्यूअस पानी 2 मिनट के लिए डाला जाता है, चाहे तो वो पाइप आपका क्यारी में पड़ा हो और क्यारी में ही पानी जा रहा है, और ऐसा टहलने जाने से पहले और टहलने जाने के बाद आप सलाह देंगे अगर, तो लोगों को वेरिकोस वेन्स में, घुटने के दर्द में, मांसपेशियों में, टखनों में बहुत आराम आएगा और वो वॉक भी अच्छे से कर पाएंगे। ये सादे ताजे पानी से प्रयोग किया जाता है, जो कि आपने अभी पाद स्नान, शीतल पाद स्नान पढ़ा, तो वो उसमें ही डालना या एक प्रक्षालन के तौर पे पानी का फव्वारा या पाइप या मग से पैरों पे पानी गिरने देना। ये मैं काफी कंसल्टेशंस में ऑनलाइन बताती हूँ और अच्छे रिजल्ट हैं, काफी अच्छा महसूस होता है। अगर कोई कहे कि हम इतने कदम भी नहीं चल पा रहे और उसने वॉक स्टार्ट किया है तो कुछ दिन उसको ये एप्लीकेशन करना चाहिए। ठीक है, हम फिर से शेयर करते हैं और उसके आगे स्थान पढ़ते हैं। किसी ने कोई प्रैक्टिकल किया क्या पट्टी सट्टी का? मैंने पानी की बाल्टी वाला करके देखा है मैम। जिसको शाम को नींद नहीं आती है ना किसी को, तो ये बताता हूँ, गर्म पानी की बाल्टी में पैर रखिए और फिर सरसों के तेल का थोड़ा थोड़ा सा पैरों की मालिश करके सो जाइए, बहुत मस्त नींद आती है इसमें। हाँ। ये करके देखा, ये मैंने कईयों को बताया, मैं अच्छा रिजल्ट है इसका। हाँ, अगर अगर हॉट फुट बात को एकदम इसी तरह लिया जाए जैसे हमने बताया तो और अच्छे रिजल्ट है। ऐसे भी आप गर्म पानी में डाल लेंगे और पैरों के तलवे की मसाज करेंगे तो अनिद्रा में बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, क्योंकि एक्सेसिव चिंतन से यहाँ पे एक्युमुलेशन है, वो जैसे नीचे आ जाता है तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। और अभी तक जितना लिखा हम लोगों ने वैरायटी ऑफ कि स्पाइन पे ठंडा पानी, टॉवेल, ये वो, उसमें से किसी ने कोई एप्लीकेशन किया हो या कराया हो? नहीं, अभी तक रखे हैं आप लोग? हाँ बताएं। मैंने गगन को कराता हूँ मैं कभी कभी, जैसे उसका वजन बढ़ जाता है या उसको माइग्रेन की समस्या हो जाती है। हाँ हाँ। तो कुर्सी ले लेता हूँ, उसमें उसके घुटनों तक बाल्टी आ जाए, उसमें गर्म पानी डाल लेता हूँ, नीचे खेस बिछा लेता हूँ बढ़िया, फिर उसको लपेट करके अच्छी तरह हवा न लगे बाल्टी में पानी डाल करके रख देता हूँ, बिठाता हूँ 10-15 मिनट। आज भी मैंने करवाया था उसको। अच्छा। आज सर उसका थोड़ा सा दर्द करा था, मैंने फिर उसको बिठाया, बेटा तुम बैठ जा थोड़ा सा, आज तो अच्छा रिजल्ट मिला। फिर इनमो में मैंने उसकी बस्ती भी की आज थोड़ी सी उसके, तो मुझे कुछ उस पर डाउट लगा थोड़ा सा, भी मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, तो आज अच्छा रिलीफ कर रहा है। अच्छा है कि पापा आज मेरा पेट भी उड़का है, आज मैं ठीक हूँ कुछ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बच्चों को इनिशियली अगर आप देते हैं तो उनको खुद पता होता है कि हमें क्या करना है ना, वो खुद ही सीख जाते हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते। जैसे हम गरम पानी डालते हैं तो प्लास्टिक का बाल्टीन अच्छा रहेगा कि या स्टील का ड्रम आदि में? स्टील के ड्रम में क्या होता है, मैंने स्टील का ड्रम भी रखा हुआ है, प्लास्टिक भी। प्लास्टिक ज्यादा कंफर्टेबल है। स्टील के ड्रम में जब पैर छूता है ना साइड से तो ज्यादा तकलीफ हो जाती है, कभी कभी गर्म हो जाता है वो। जी मैम, और जैसे हम लोग खाना खाते हैं जैसे अनिद्रा के समय, तो खाना के बाद ही उसको दे सकते हैं या शाम को खाने से पूर्व दे सकते हैं? खाने से पूर्व देने से भी फायदा होगा, पर अगर खाने के 3 घंटे 2.5-3 घंटे बाद लेंगे हॉट फुट बाथ सोने से पहले तो ज्यादा फायदा होगा। अगर अनिद्रा के लिए ले रहे हैं, अगर कोल्ड एंड कंजेशन के लिए ले रहे हैं तो शाम को दिलाइए, अगर अनिद्रा के लिए ले रहे हैं तो रात में दिलाइए। सावधानी में लिखिए, कोई भी चिकित्सा 3 घंटे बाद भी खाने में लगती है। ठीक है, आप पूछना चाह रहे हैं? हाँ, वो तो जो हेमंत जी ने क्वेश्चन करा, आपने जो बोला 3 घंटे के बाद,
ऐसे तक इतने सारे पेशेंट हो गए जो खाना खाने की बात करेंगे कि सर हमें 10-11 बजे हम लोग खाते हैं, शाम को टाइम नहीं मिल पाता, तो फिर उनके लिए क्या करें? हम्म। पहली बात तो उनको पहले खिलाने की आदत ही सही है। अगर आप उनको कहो कि आप नहीं, मैक्स टू मैक्स 7:30 से 8 बजे तक खा लें खाना, जो कि सही तरीका है। अगर उसके बावजूद वो लेट खाते हैं तो फिर ट्रीटमेंट आप पहले दिलाओ, ठीक है? ट्रीटमेंट पहले दिलाइए, धीरे धीरे फायदा होने लगेगा। इसका मतलब है कि लेट खाने वाले लोग ये सिटी में ऐसा तो होता नहीं। कितने सारे पेशेंट मेरे ऐसे योगा के स्टूडेंट है, मैं उनको रोज कहता हूँ कि आप लोग 8 बजे से पहले खाना खा लीजिए, 8:30 बजे तक, कि जैसे वो चीजें अपने बॉडी को इफेक्ट करे, पर वो इफेक्ट वो लोग 10 बजे के बाद खाना खाते तो फिर रिजल्ट नहीं मिल पाता। हाँ, एग्रीड। पर आप क्या कर सकते हैं, किसी का जॉब प्रोफाइल ऐसा है, कोई रात में लेट घर आ रहा है, मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो कहीं कहीं पर आप उसके स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अगर आपको इतना गलत करना है तो उसके एवज में आपको ये काम करना पड़ेगा, वैसा जिंदा रहने के लिए। हाँ, चलने के लिए तो छोड़ ही वो तो दीजिए। मेरा आप सही बोल रहे हो, पर कहने मतलब मेरी तो साथ के सब बिजनेस वूमन ही है, सब लोग 9 बजे के बाद फ्री होते तो 9, 10:30 हो ही जाता है। मेरा रियल केस बन चुका है ऐसा कि जिसका वेट कम होना चाहिए योगा करते करते उनका वेट सिर्फ 5 किलो कम हुआ, स्टेबल हो चुका है। वो लोग खाते ही 9-10 उनका बच जाता है, 10, 10:30 हो ही जाता है। हम जी सुबह फास्टिंग कराइए, सुबह फास्टिंग कराइए, सुबह सीधे 12 बजे खिलाइए। ऐसे लोगों को ये पनिशमेंट है जो रात में 9, 9:30, 10 बजे तक खाते हैं, उनको 12 बजे तक कुछ मत खिलाइए, पानी पे रखिए, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। मैंने फास्टिंग का तो हम लोग उपाय कर चुके हैं, वो लोग बोलते कि थोड़ा हमें रहा नहीं जाता खाने के लिए, इसलिए हम लोग जिम में नहीं जाते, इसलिए आपके योगा के क्यों पास आते हैं। क्यों मेरे तो परेशान है? यही हाल हो रहा है। आप अपनी दुकान चलाइए, और क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। नहीं, हम तो अपनी दुकान चला रहे हैं, पर तो कुछ भी रेयर करके ब्रेन वॉश कर रहे हैं, पर कुछ होता नहीं है हम लोग से। हम देखिए कांजी का पानी बैठे पी रहे हैं, हम कुछ और भी पी सकते थे, नहीं पी रहे, बना के रखा है, उसको खत्म करेंगे नहीं तो खराब हो जाएगा। तो पौष्टिक चीजें अपने आसपास ऐसी बना लीजिए कि मजबूरी हो जाए उनको खत्म करना, नहीं तो वो खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो जग भर के बना लिया, अब 2-3 दिन लगातार पियेंगे, फिर दूसरा बना लेंगे। तो बना के जब आप रखेंगे तभी ना। अब आप जब ट्रीटमेंट इकट्ठा पे इकट्ठा करते जा रहे हैं, ले नहीं रहे आप लोग अपने शरीर पे तरह तरह से, तो कैसे होगा, कॉन्फिडेंस नहीं पाएगा। मेरा यही जानना था आपसे कि जो आप कांजी के वाटर बोले हैं, कांजी का वाटर हम लोग बनाते तो वो गर्मियों में चल सकता है उसे पीने में? देखिए, इसका वेदर तो मार्च के आसपास ही है ना, गर्मियों जैसा कुछ है ही नहीं। इसमें तो आपने वो डाला है ना, काली गाजर और चुकंदर, हाँ, पीली सरसों थोड़ी सी, तो एक मॉडरेट अमाउंट में पिया जा सकता है। चेंजिंग वेदर पे ही पीना चाहिए, तो मार्च अप्रैल ही बेस्ट है इसके लिए। ठीक है, शेयर करते हैं, आगे का पढ़ लेते हैं, लिखवा लेंगे अगले क्लास में। क्या हो गया? एक सेकेंड, पता नहीं टेक्निकल क्या हो रहा है, खुल नहीं रहा मेरे से। चले, इसमें हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं और हम पहुंच चुके थे अर्ध स्नान पे। तो अभी मतलब हम लोग कटी स्नान की तरफ जा रहे हैं।
आ गए। अब हम अर्ध स्नान पढ़ेंगे और अभी तक हमने संधिवात, गठिया वगैरह का पढ़ा। और हम इसलिए टेम्परेचर के बहुत फेवर में नहीं रहते हैं कि आप व्यक्ति जब आप देंगे ना तो आप देखेंगे व्यक्ति व्यक्ति पे निर्भर करता है कि वो कितना गर्म बर्दाश्त कर पा रहा है। तो अगर आप साइड से धीरे धीरे पानी बढ़ाते जाएं, थोड़ा सा कंबल और चादर उठा करके, तो वो ज्यादा अच्छा होता है तेज गर्म पानी जितना वो बर्दाश्त कर पा रहा है। तो वो वैसे भी 102 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा नहीं जाएगा और किसी को नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, अब अर्ध स्नान पढ़ते हैं। इस प्रकार का स्नान का प्रयोग 3 प्रकार से करते हैं। क्या है? पानी में खड़े होकर, जिसमें पानी पिंडली या घुटने के ऊपर तक जाए, जहां पर हम लोग पानी नदी, पोखरे, तालाब में साधना की दृष्टि से जाते हैं। पानी में घुटने टेक कर बैठना, जिसमें पूरी जांघ पानी से ढक जाए। पानी में बैठना, इसमें पानी नाभि तक पहुंच जाए। ठीक है, ये तीनों ही सदा ठंडे पानी से किए जाते हैं। ये स्वास्थ्य वर्धन का एक उत्तम तरीका है। यह स्वस्थ आदमियों के साथ साथ कमजोर आदमियों के लिए भी उपयुक्त होता है। इसका प्रयोग कम से कम आधे मिनट से लेकर 40 मिनट तक करना चाहिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जब पहले कपड़े धोए जाते थे, इस महिलाएं धोती थी, तो अपने आप ही ये काम हो जाता था, क्योंकि कपड़े धोते धोते व्यक्ति या फिर पूरा ही भीगा रहता था, मतलब पानी में ही बैठा रहता था लगभग, और वो कपड़े धुले जा रहे हैं, उससे पेड़ों का हिस्सा, जांघों का हिस्सा और पिंडलियों का हिस्सा ऑलमोस्ट भीगा रहता था। जिन व्यक्तियों का स्वास्थ्य किसी कारण से पतन की ओर अग्रसर है, अपनी दुर्बलता के कारण ये पूर्ण स्नान सहन नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों पर प्रथम 2 प्रकार का अर्ध स्नान काफी संतोषजनक होता है। स्वस्थ व्यक्तियों के लिए तीसरे प्रकार का स्नान लाभप्रद होता है। अनेक रोग इससे नष्ट हो जाते हैं, उनकी शक्ति यथाशक्ति रहती है। अंगग्रस्त भाग पर पट्टी बांधने की अपेक्षा ये अधिक लाभप्रद है। बिल्कुल है, क्योंकि पट्टी है और आप इसमें मर्ज होकर के बैठे हैं या लेटे हैं, तो बैठे हैं। इसके द्वारा निश्चित रूप से वायु प्रकोप, उदर शूल, चिंतोन्माद, हिस्टीरिया जैसे भयंकर रोगों से मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत बार हम पानी में कमर तक बैठने की सलाह देते हैं। आगे बढ़ते हैं। बैठकर स्नान, ये स्नान भी ठंडे और गर्म दोनों प्रकार के जल से किया जाता है। अब बैठकर स्नान में पहला है ठंडा कटी स्नान और फिर है गर्म कटी स्नान। इस प्रकार के स्नान के लिए एक विशेष प्रकार का बर्तन होता है जो नांद के आकार का होता है। इसके अभाव में लकड़ी, टीन या प्लास्टिक के टब में भी इस प्रकार का स्नान ले सकते हैं। इस पात्र के चतुर्थांश भाग को पानी से भर देना चाहिए, 1/4। रोगी को इसमें कपड़े उतारकर इस प्रकार बिठाएं जैसे कुर्सी पर बैठता है। नाभि तक शरीर का निचला भाग तथा जांघ पानी में रहता है। पैर किसी लकड़ी के स्टूल पर रहते हैं तथा रोगी धीरे धीरे मोटे कपड़े से अपने पेड़ों को दाहिने से बाएं मलता है। वैसे इसमें पूर्ण निवस्त्र होने की आवश्यकता नहीं होती। इसका समय आधे मिनट होता है। इससे पेट की वायु निकल जाती है, कमजोर पाचन शक्ति सबल हो जाती है, रक्त प्रवाह नियमित होता है, उसे बल मिलता है, नींद अच्छी आती है, उत्तेजना दूर होती है, सिर का भारीपन दूर होता है। इस स्नान को सप्ताह में 2 बार से अधिक नहीं लेना चाहिए। कितना सिंपल है, तो आप लोग भी अपनी दिनचर्या में इसको शामिल करिए भाई। पानी में बैठ गए और नाभि से 1/4 पानी कितना हुआ, आधी बाल्टी से 1 बाल्टी बस, और टब इतना बड़ा हुआ जिसमें आपका कटी एरिया आ जाए, तो अपने अपने हिसाब से उस साइज का टब आप खरीद लीजिए। जरूरी नहीं वो बहुत बढ़िया नेचुरोपैथी वाला 4500 का टब हो, आप शायद 500 रुपए का टब भी ढूंढी लाएंगे। तो वैसा आप करें, उसमें बैठ जाएं कभी कभार, हफ्ते में 2 बार, और दाहिने से बाएं एक छोटा हैंड टॉवेल लेके घुमाते रहे। 2-3 मिनट का समय लगता है, खुद ही अपने शरीर में ऊर्जा को महसूस करेंगे, बदला हुआ महसूस करेंगे। उष्ण कटी स्नान क्या है?
उष्णकटिस्तान के लिए शेव नामक घास या जई का डंठल या सुखाई घास में से एक को लेकर पानी में कुछ समय खौलाते हैं। जब इनका असर उस पानी में आ जाता है तो उस पानी को कटि स्नान वाले पात्र में डाल देते हैं, जिसमें 80 से 90 फ़ारेनहाइट का पानी भरा होता है। फिर अगेन गुनगुने पानी, उसके बाद रोगी को उसमें बैठा देते हैं। ये स्नान 15 मिनट का होता है। इस प्रकार का स्नान सप्ताह में 2 बार देते हैं। इसमें ऊपर वर्णित पदार्थ का विशेष प्रकार के रोगों में देते हैं, जैसे शेव नामक घास के जल वाला कटि स्नान गुर्दे तथा मूत्र की बीमारी, वात पीड़ित तथा पथरी में लाभदायक होता है। जई के डंठल का कटि स्नान गठिया के रोग में हितकर है। ठीक है, तो कटि मतलब कटि का हिस्सा अंदर रहे, और अगर गर्म पानी वाला करते हैं तो साइड से गर्म पानी बढ़ाएंगे और वो 15 मिनट का होगा। ठंडे पानी में करेंगे तो मात्र 3 मिनट के लिए लिखा हुआ है उन्होंने, वो आप हफ्ते में 2 बार करके देख सकते हैं। पूरी स्नान, ये स्नान भी शीतल और उष्ण 2 प्रकार का होता है। मैम ये सेव नामक और ये जई का ये डंठल, ये किसको बोलते हैं मैम? शेव नामक घास आती ही है, आप अंसारी क्या पूछो, और जई का डंठल भी आता ही है। जी मैम। ठीक है, वो पंसारी को आप पूछो, वहां मिलना चाहिए। पूर्ण स्नान बताइए सभी को। शीतल पूर्ण स्नान देखते हैं। शीतल पूर्ण स्नान की 2 विधियां हैं। या तो रोगी खड़ा होकर अपना सारा शरीर पानी के नीचे रखता है, या फेफड़ों पर पड़ने वाले पानी के दबाव से बचने के लिए वह नाभि तक गहरे पानी में जाता है, जिससे फेफड़ों का सिरा मुक्त रहता है, और तब उस ऊपर के हिस्से को मोटे तौलिए या हाथ से गर्दन किया जाता है। इसकी अवधि कम से कम आधा मिनट और अधिक से अधिक 4 मिनट होती है। इस प्रकार के स्नान की बार बार आवृत्ति शीतलीकरण के साथ साथ थकाती भी है। ये शरीर की क्रिया को हानिप्रद होने की बजाय उसे क्षति भी पहुंचाते हैं। सशक्त और पोषण के स्थान पर संचित शक्ति का व्यय करते हैं। तो शीतल पूर्ण स्नान क्या कहना चाह रहे हैं, फिर से पढ़ रही हूँ एक बार। शीतल पूर्ण स्नान की 2 विधियां हैं। या तो रोगी खड़ा होकर अपना सारा शरीर पानी के नीचे रखता है, या फेफड़ों पर पड़ने वाले पानी के दबाव से बचने के लिए वह नाभि तक गहरे पानी में जाता है, जिससे फेफड़ों का सिरा मुक्त रहता है, और तब उस ऊपर के हिस्से को मोटे तौलिए या हाथ से गर्दन किया जाता है। इसकी अवधि कम से कम आधा मिनट और अधिक से अधिक 4 मिनट तक होती है। इस प्रकार के स्नान की बार बार आवृत्ति शीतलीकरण के साथ साथ थकाती भी है। यह शरीर को क्रिया के लिए हानिप्रद होने के बजाय उसे क्षति भी पहुंचाते हैं। सशक्त और पोषण के स्थान पर संचित शक्ति का व्यय करते हैं। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि कुछ मिस्टेक है, या आप लोग समझ पा रहे हो इसको? मैम जैसे बता रहे हैं, जैसे तालाब वगैरह में करना हो, ऐसी जगह में तो हो नहीं सकता, पूरा अंदर चला जाए आदमी, या आधा भी होगा फेफड़ों के अंदर तक, तो भी वो नदी तालाब में हो सकता है। अब यहाँ पे शीतल पूर्ण स्नान फायदेमंद है, यहाँ पे लास्ट लाइनों में क्या कहना चाहते हैं मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, तो गलत पढ़ाने से अच्छा है। शीतल पूर्ण स्नान तो इसीलिए होता है, और सबसे पहले पैरों को ही पानी में डालना चाहिए, जिससे एक्सेसिव जो ब्लड है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए, और फिर अपनी बॉडी को हम फ्रिक्शन बाथ के लिए मतलब रगड़ सकते हैं, और फिर ताजे पानी से नहा सकते हैं। पर इसके बाद उन्होंने लास्ट में सब जो लिखा है, मुझे नहीं पता कि वो क्या है, हानि कितनी हो रही है, किस प्रकार की हानि हो रही है, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो या कुछ और मिसिंग हो, है ना। कभी कभी कुछ लाइनें मिस हो गई तो अब वहां पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हम। स्वस्थ व्यक्ति के लिए ठंडा स्नान। स्वस्थ व्यक्ति हर मौसम में इसका प्रयोग कर सकता है। इससे उसका स्वास्थ्य बना रहता है और उसमें संवर्धन के रूप में सहायक है। त्वचा साफ होती है, उसकी क्रिया बढ़ती है, ताजगी मिलती है। फलस्वरूप पूरे शरीर की कार्य प्रणाली को शक्ति मिलती है।
जाड़े में यह स्नान सप्ताह में 2 बार से अधिक नहीं करना चाहिए। वैसे 15 दिन में 1 बार भी स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होता है। स्वास्थ्य बनाए रखने में मौसम के परिवर्तन के समय कठोरीकरण बड़ा लाभदायक सिद्ध होता है। ठंडे प्रयोग के बाद नियमित और निश्चित रूप से व्यायाम करना लाभप्रद होता है। अगर शरीर ठंडा हो, पैर ठंडे हो, सिरहन हो तो शीतल पूर्ण स्नान कभी नहीं करना चाहिए। पहले श्रम द्वारा पूर्ण शरीर में उष्ण कर लेना चाहिए। इसके विपरीत यदि शरीर से पसीना निकल रहा हो और तो बहुत गर्मी हो तो बिना किसी भय के पूर्ण स्नान किया जा सकता है। जितना अधिक पसीना निकलता है उतना ही यह स्नान प्रभावी होता है। अब एक कंट्रोवर्सी है, लोग कहते हैं, इसको मैं ऑफ कर रही हूं पहले। नेक्स्ट हम लोग कटी स्नान लिखवाएंगे और आपको दिखा भी देंगे का जो वीडियोस हैं। पर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्या है कि हर व्यक्ति रोज नहाता है, ठीक है। अब कभी कभी उसे ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, फिर भी हम सब यही मान्यता है और यही कहते हैं कि नहाना तो ताजे पानी से ही चाहिए और नहाना रोज चाहिए। जबकि पहले का क्या रिवाज था, इंसान 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल चल के जाता था, ठंडे पानी से नहाता था नदी में और वापस वो घर तक पैदल आता था, तो उसका शरीर गर्म हो जाता था, ठीक है। अभी आप एसी में लेटे हो, शरीर ठंडा है और फिर ताजे पानी से नहा रहे हो, क्योंकि लॉजिक ये है कि हमें ठंडे पानी से नहाना है, ठीक है। तो और जब कभी पसीना खूब आया होगा तो आपने घर में, मुझे नहीं लगता कोई मेरे से सहमत होता है हमारे घर में, कि ठंडा गर्म हो गया था तो गठिया हो गया, खूब पसीना आता था, किचन में नहा लेते थे तो परेशान हो गए, बीमार हो गए, ठीक है। और बहुत बार इस डर से हमारे क्लिनिक में लोग स्टीम बाथ के बाद नहाने के लिए तैयार नहीं होते, ठीक है। जबकि जब भी आप पूरी नेचुरोपैथी की फिलॉसफी पढ़ लो, प्रैक्टिकल्स कर लो, हर जगह पे जब तक शरीर खूब ज्यादा गर्म नहीं होगा, पसीना नहीं निकलेगा, तब तक नहाने के लिए वर्जित है। आपको शरीर गर्म होना चाहिए ताजे पानी से नहाने के लिए। शरीर ठंडा है तो इसका मतलब आपको गर्म की जरूरत है, चाहे आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल करो, चाहे घर्षण का इस्तेमाल करो, चाहे धूप का इस्तेमाल करो, और सबसे अच्छा व्यायाम का इस्तेमाल करो, या टहल करके अपनी बॉडी को गर्म करिए। ऐसे नहीं बनता है। तो ये एक बहुत बड़ा साइंस है, जो पढ़ेगा, जैसे हमने पढ़ा, हमको समझ में आ रहा है, तो हम तो हमेशा ही ऐसा करते हैं, हमेशा करते हैं, और दिमाग में भी रहता है। स्टीम बाथ लेने के बाद तुरंत नहाते हैं, और जो 2001 में सबसे पहले स्टीम बाथ लेके नहाया, वो तब से ऐसा लॉजिक ही नहीं है दिमाग में। और जो लोग कहते हैं कि अरे पसीना सूख जाए, वो और नुकसान कर रहे हैं अपना। सिंपल एग्जाम्पल दो तो हमारे हस्बैंड टेनिस खेल के आएंगे, इतना पसीना होता है कि आप टी शर्ट को निचोड़ दो 2.5 घंटे के बाद, पर वो कभी भी नहाने नहीं जाते, नहीं पहले पसीना सूख जाए, थक गया हूं, तो वो क्योंकि लॉजिक नहीं है अंदर। और हम जब कभी भी ऐसे आते हैं तो हम हमेशा नहाते हैं और हमें अच्छा महसूस होता है। तो ये जब आप खुद से अप्लाई करेंगे, यहीं से फिलॉसफी को पहले अपने ऊपर बदल के देखिए कि कैसा लग रहा है, क्या हम बीमार हो गए, क्या ज्यादा दिक्कत हो रही है, या हमने उसी टॉक्सिन्स को एसी और पंखे में सुखा दिया, वो ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है। तो अगर हम उसी समय ताजे पानी का इस्तेमाल करते और नहा लेते तो शायद हमें ज्यादा ताजगी होती। इनफैक्ट बड़े बड़े योगा जानने वाले लोग भी मुझे वहां पर ऐसे बोलते हैं कि जब बहुत पसीना आया है मैम तो नहाना नहीं है अभी। तो मैं, भाई मेरा पेशेंट होता है तो हम तो नहीं नहाते, मैं भी नहाती हूँ, पर मुझे नहीं पता कि एक क्वेश्चन हम लोग से भी हुआ है, एक क्वेश्चन ये हुआ है
कि जब हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं ना योग में या किसी में, तो उसमें नहाने का 15 से आधे घंटे बाद कर दिया गया है कि तुरंत नहीं नहाना चाहिए। जो भी कसरत करो, फिजिकल एक्सरसाइज हो, ये पसीना निकल रहा है तो मैं तुरंत आपकी नहीं बात नहाना को चाहिए। हाँ, मैं आपकी बात को काटना चाहूंगी। योग एक मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की क्रिया है, ना कि व्यायाम है। तो योग का जो बेनिफिट है वो स्पॉइल होता है, इसलिए आप नहाने के बाद योग करें। कहाँ लिखा है योग से पसीना आता है? कभी नहीं आता योग से पसीना। यहाँ पे तो शरीर को गर्मी करने के लिए आपको एरोबिक फास्ट एक्सरसाइज व्यायाम पे जाना पड़ेगा। तो हम वहां पे बात कर रहे हैं। योग तो आपके आध्यात्मिक और मानसिक चिंतन की एक प्रक्रिया है, तो उसके लिए आपको पहले नहाना जरूरी है या फिर आधे घंटे बाद नहाना चाहिए, पर उसका इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। और अगर आप इतना पसीना निकाल रहे हैं तो आप व्यायाम करा रहे हैं, योग नहीं करा रहे, तब आप नहला सकते। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको क्या फिजिकल जो योगा हम लोग करते हैं उसके लिए, बाकी जो ध्यान और प्राणायाम के ना तो नहाने के बाद ही करा जाता है। हम लोग वहाँ सिंपल लॉजिक यूज कर रहे हैं, पर फिजिकल एक्सरसाइज में ऐसा हो रहा है किसी भी जिम में हम लोग खुद फ्रेंड्स लोग हैं, वो लोग खुद फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद नहाते, आधे घंटे बाद नहाते हैं। जैसा हम लोग ये भी सुना है। तो भाई हमने आपको पढ़ाया है, आपको प्राकृतिक चिकित्सक बनना है तो अपने ऊपर पहले आप गर्मी लाइए, नहाइए और फिर लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनिए। हाँ, खुद भी देखिए। इनोवेशन इसीलिए कहते हैं, बहुत पुराने लोग बहुत सारी चीजें लिख गए हैं, बट हमें उसको और प्रूवन करना है, चीजों को लिखना है, बनाना है, कितने फायदे हुए कितने नहीं। आजकल एक व्यक्ति को आंखों से दिखाई नहीं देता, मायोपिया है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, नसें वीक हो गई हैं, ठीक है। हर जगह पे उसको बोलते हैं लोग नेत्र तर्पण कराइए, नेत्र तर्पण हो रहा है हमारे यहाँ, ठीक है, लेकिन अब नेत्र तर्पण का फायदा नहीं मिल रहा। 5-6 दिन से नेत्र तर्पण लगातार हो रहा है। अब वही है ना कि साइंस लॉजिक कहाँ है, कितने दिनों में फायदा होगा नहीं पता, समझ रहे हैं। तो हमें रिसर्च करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, पुरानी चीजों में डेटा कलेक्शन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं तो बहुत ज्यादा पेपर वर्क करती हूँ, पर सभी को करने की जरूरत है। योगा हो रहा है, नहीं पता कितना फायदा, किस बात के लिए आप आए थे, 15 दिन में क्या रिजल्ट है, 1 महीने में क्या रिजल्ट है, नहीं पता। तो उस पर काम होना चाहिए मेरी समझ से। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी को, शुभ रात्रि। नमस्ते मैम। नमस्ते।